कल जो न्यूमेरिकल दिया गया था बनाने बन गया। देखिए वो न्यूमेरिकल बना या नहीं बना अभी मैटर नहीं करता है, अभी न्यूमेरिकल हम नहीं पढ़ाएंगे, हम बस ऐसे ही पूछ रहे थे। लेकिन यदि आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह है, यदि लैंग्वेज वगैरह का यदि कुछ लगता है कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत आ रहा है, तो आप थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। जैसे एक एक कन्फ्यूजन कॉमन है जो आपको आया है, जैसे लिखता है कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। तो वो एक्चुअल में प्योर स्टेट का है, एक्चुअल में वो पी नोट ए पी नोट बी टाइप का मान दिया हुआ है आपको। इस तरह से आप काम कीजिएगा तो बन जाएगा। चूंकि एक दो आदमी पूछे थे इसीलिए हम उसको डिस्कस किए, हालांकि छोड़िए उसको, रहने दीजिए। अभी न्यूमेरिकल का जब क्लास होगा तो उसको हम डिटेल में देख लेंगे। अभी हम लोग दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या नाम था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये इंडिकेट होता है डेल्टा टीबी से। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए पहले। जैसे आप रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पढ़ रहे थे, तो वहाँ आप रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डायरेक्ट समझ नहीं पाए। पहले हम लोग क्या किए कि वेपर प्रेशर को समझे, फिर समझे लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, और फिर समझे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। जस्ट उसी तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डायरेक्ट आप नहीं समझ सकते हैं, पहले आपको ढंग से समझना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट को जब बढ़िया से समझ लेंगे तब आपको वो बात समझ में आएगा जो आपका हेडिंग है। तो इसके अंतर्गत ये सब टॉपिक आएगा। नाम है बॉइलिंग पॉइंट, हेडिंग डालिए। बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग बीपी से इंडिकेट करते हैं। अभी तक जो बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं उसके इसके रिगार्डिंग आप बस इतना जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। किसी लिक्विड का यह वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड बॉईल होने लगता है। और अलग अलग लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पर बॉईल होता है, इसीलिए अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। देखिए ये सब एक सिंपल बात है और आपके स्टैंडर्ड का नहीं है। अब थोड़ा ढंग से समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। इसको समझने के लिए कुछ बात आपको अलग से जानना पड़ेगा। हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हम लोग जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वहाँ का प्रेशर कितना है? 1 atm। इसी को ना हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आपको बताया गया था कि यदि कहीं भी एयर है तो वहाँ कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, चाहे वो बंद बर्तन है या खुला हुआ पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है। यहाँ यदि हवा है तो इसका प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, और उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जिसका वैल्यू नॉर्मल अर्थ सरफेस पर जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर कितना एटीएम है? 1 atm। एटीएम प्रेशर का यूनिट है और इसका वैल्यू 1 atm है। तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, यह 1 atm है। ये लिख चुके हैं क्या आप? अब एक ग्राफ हम आपको बताते हैं और ग्राफ के साथ साथ कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क भी हम लोग करेंगे बोर्ड पर। देखो बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए नीचे यहाँ टेम्परेचर है और इधर वेपर प्रेशर है, या प्रेशर भी कह सकते हो। तो इधर हम एक बर्तन लेते हैं, खुला बर्तन, और इसमें पानी भर लेते हैं। बिल्कुल शुद्ध पानी है, ये प्योर वाटर है। ये बताइए प्योर वाटर है तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, अभी मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है। तो बताइए इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा कि नहीं? हाँ या ना? इसके वेपर प्रेशर को हम क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं पी नॉट।
और निश्चित है इसका कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। अब ये जिस सरफेस पर रखा हुआ है, क्या एयर इसके संपर्क में डायरेक्ट है या नहीं? एयर, एटमॉस्फेरिक एयर संपर्क में है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो सरफेस है यह एयर के संपर्क में। अच्छा ये बताइए आप, यदि यह एयर के संपर्क में है तो यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है हर चीज़ पर, वो तो प्रेशर यहाँ भी लग रहा होगा। यानी इस पूरे सरफेस पर कितना एटीएम का प्रेशर लग रहा है? 1 एटीएम का, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या इसी को हम एक्सटर्नल प्रेशर भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर कहें या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहें, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है इसका। कभी कभी इसका मतलब बदलता है, जब बदलेगा मतलब तो हम समझा देंगे क्या मतलब है। तो ये प्योर वाटर है, अभी इस पर कितना एटीएम का प्रेशर लग रहा है? 1 एटीएम का। चलिए मान लीजिए कि शुरू में वाटर का जो वेपर प्रेशर था वो कितना था? ये इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप क्या कीजिए, इस पानी को गर्म करना शुरू कीजिए। आप देखे हैं वेपर प्रेशर पर टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है? वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो हम जैसे ही इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर राइज होने लगा। टेम्परेचर राइज होने लगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। तो वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू किया। तो ये एक शुरुआत हम कर दिए। ये हम आपको सिर्फ इतना समझाने का प्रयास यहाँ से किए हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब आप एक अलग से बात फिर सोचिए। देखिए ये तय है कि किसी भी सिस्टम में टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। जैसे साइकिल के टायर में हवा है, यदि आप उसको गर्म करेंगे तो प्रेशर अंदर का और बढ़ जाएगा। गर्मी के दिन में इसी कारण से टायर ज़्यादा फटती भी है। लेकिन आप एक बात समझाओ हमको, यदि तुम इस वाटर को गर्म करोगे तो ये सिस्टम तो पूरा गर्म होगा अंदर, लेकिन क्या इस छोटे से एनर्जी के सोर्स से इस पूरे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर कोई फर्क हो पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यदि इफेक्ट नहीं पड़ा तो इस सिस्टम के टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने का कोई असर जब वहाँ नहीं पड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो यदि हम एटमॉस्फेयर का ग्राफ खींचें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ग्राफ खींचें, तो वो तो टेम्परेचर के पैरेलल आ जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं कि ये 1 एटीएम है। आपको समझ में आया कि ये 1 एटीएम हम क्यों लिखे हैं? क्यों लिखे हैं? क्योंकि यह जो ग्राफ है ना, यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ग्राफ। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसी को हम कह सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। और यहां से लेकर ये 0 है और ये वैल्यू 1 है, तब ना हम 1 एटीएम वहां लिखे। अरे प्रेशर है तो 0 एटीएम, 2 एटीएम, 3 एटीएम, इसी तरह से ना आगे बढ़ेगा इस एक्सेस पर। अब जरा सोचिए कि इस वाटर का जो वेपर प्रेशर आया आपको, यह तो 1 एटीएम और 0 के बीच में आ गया। बोलिए, अब आप इसको गर्म करते जाइए। अब देखो हम गर्म कर भी रहे हैं इस चीज को, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये आगे बढ़ भी रहा है तो ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। देखो अब, लेकिन जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर तो बढ़ रहा है, वाटर का तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो आप क्या कीजिए, गर्म करते जाइए, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसा आएगा जब वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऑलमोस्ट टच करने पर है, करने पर भी है ना, तो वहां तक आप देखिएगा ये वाटर बॉयल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसका वेपर प्रेशर उस पॉइंट को टच करेगा, तो इस पॉइंट को टच करने का मतलब क्या होता है? मतलब यह हुआ
कि वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। इसका यही प्रॉपर मतलब हुआ। क्या कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? तो हम क्या देखें कि जब हम गर्म करते हैं किसी लिक्विड को तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है, और वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते यह संभव है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है वैसे ही वहाँ पर सिचुएशन कैसा क्रिएट होता है उसको आप देखिए यहाँ से। अभी ऊपर से एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर 1 atm था वो लग रहा था किस पर? वाटर पर। आपको क्या लगता है कि ये वाटर अपना प्रेशर नहीं लगा रहा है? ये भी लगा रहा है, इसलिए क्योंकि ऊपर से जो गैस इधर आके प्रेशर लगा रहा है, नीचे से भी तो वेपराइज्ड हो रहा है लेकिन बहुत कम। शुरू शुरू में जब हम इसको गर्म नहीं किए थे तो उस समय इसका वेपर प्रेशर बहुत कम था, क्योंकि उस समय वेपर बहुत ही कम बन रहा था। तो ये भी प्रेशर लगा रहा था लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड था ना वो कम था और ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था। इस वजह से ऊपर वाला प्रेशर इस सतह को दबा के रखे हुए था, यहाँ से उसको फ्री होकर निकलने नहीं दे रहा था। अब क्या कर रहे हैं हम? लगातार टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो अंदर का जो वेपर प्रेशर है वह मजबूत हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। एक स्थिति ऐसा आया जब दोनों एक दूसरे को काउंटर कर दिया, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। जैसे ही बराबर हुआ वैसे ही अब ये एक बाउंड्री पर आके रुका हुआ है जहां पर आर और पार की लड़ाई होगी। अब आर पार की लड़ाई में क्या होगा कि यदि गलती से थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ जाए, यानी ये हल्का प्लस हो जाए इससे, बस क्या होगा कि ये जो गैस अंदर में बन रहा था जिसका प्रेशर पहले ऊपर वाले से कम था, अब नीचे वाला प्रेशर ऊपर वाले से स्लाइटली ज़्यादा हुआ। जैसे ही ज़्यादा होगा बस ये गैस बन के नीचे से निकलेगा, और जब अंदर से गैस बन के ये निकलेगा तो ऐसा महसूस होगा कि ऊपर का जो पानी है वो साइड हो रहा है और यहाँ से कोई गैस निकल रहा है, और यही प्रोसेस कहलाता है बॉयलिंग। इसी को हम प्रैक्टिकली उबलना बोलते हैं। और सबसे पहले बॉयल कौन मॉलिक्यूल होगा? नीचे वाला मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि एनर्जी का सोर्स तो उसको यहीं से मिल रहा है, इसी से ना ट्रांसफर होकर और ज़्यादा जगह एनर्जी जाएगा। तो पहले वेपराइज्ड कौन होगा? नीचे वाला। तो पहले जो वेपराइज्ड नीचे वाला होता है ना, इसी वजह से यहाँ ये गैस में कन्वर्ट कर जाता है, लिक्विड स्टेट से चला जाता है गैसियस स्टेट में ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। और जब ये गैस स्टेट में जाता है तो वो गैस तो पानी में रुकेगा नहीं, वो पानी से निकलना चाहता है। पानी से जब निकलेगा तो वो गैस निकलता रहता है लगातार, और पानी जो है यहाँ का ये साइड होते रहता है, और इसी को हम बॉइलिंग कहते हैं। तो हमने जो कहा कि ऊपर का प्रेशर 1 atm था, तो नीचे का भी प्रेशर 1 atm होगा, तब नहीं ये बात संभव है। 1 atm क्या, स्लाइटली 1 atm से ज़्यादा होगा, लेकिन हम लोग उसको नॉर्मली कितना मान लेते हैं? 1 atm। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी लिक्विड बॉयल तभी होगा जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, अन्यथा ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर, और सुनिए, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हुआ है वही टेम्परेचर उस लिक्विड का क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। अब ग्राफिकली यदि हम इसको देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। इसी जगह पर ने ये 1 atm को टच किया है, तो यहां से पैरेलल लाइन नीचे गिरा दीजिए। इसका मतलब यही आपको क्या, ये जो पॉइंट है ये टेम्परेचर का ही ना पॉइंट है, और ये बॉइलिंग टेम्परेचर है। और बॉइलिंग टेम्परेचर को हम लोग इंडिकेट करते हैं किस चीज़ से? टीबी से। और बेहतर होगा आप यहाँ पर टीबी नोट कर दीजिए, क्योंकि आप प्योर लिक्विड की ना बात कर रहे हैं। यहाँ पर टी का मतलब टेम्परेचर से है, बी का मतलब बॉइलिंग से है, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर से है, और नोट क्या बता रहा है? प्योर। तो यदि टी नोट बी में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो इसको हम लोग कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो फाइनली तो यहां से लेकर यहां तक का जो भी टेम्परेचर होगा, जो वैल्यू होगा अपना, वो हम लेंगे, वो तो प्रैक्टिकली पता चल जाता है। यही काम जब आप वाटर के साथ करते हैं नॉर्मल अर्थ सरफेस पर, मान लीजिए एक बर्तन लीजिए, खुला बर्तन लेना है, खुला बर्तन लीजिए, पानी को गर्म कीजिए, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दीजिए आप, तो पानी 100 डिग्री सी पर बॉईल होने लगता है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो एक्चुअल में 100 डिग्री सी पर पानी के साथ होता क्या है, पानी का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 एटीएम के बराबर हो जाता है, इस वजह से वह बॉयल होने लगता है। आई बात समझ में? तो हम यहां से इसको फाइनली डिफाइन कर सकते हैं, टेम्परेचर टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure or external pressure is called boiling point of that liquid। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ये है ओरिजिनल डिफिनेशन इसका जो कंसेप्चुअल है। अब इसके आगे की बात जो आती है वह इससे संबंधित इसके फैक्टर्स जो इसको जो इस पर इफेक्ट डालता है अपना उससे है, यानी फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन चीज प्रभावित करता है, और यदि आप ये टॉपिक समझ लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन चीज प्रभावित करता है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। बताइए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? पहले आप ये बताइए कि टेम्परेचर के कारण खाना जल्दी पकता है या प्रेशर के कारण खाना जल्दी पकता है? प्रेशर के कारण यदि खाना जल्दी पकता तो सीटी में ना, सीटी को खोल दिया जाता, अब पंप से खूब हवा भरते रहते उसमें, तो खाना पक जाता। खाना पकता है टेम्परेचर के कारण ही, लेकिन प्रेशर कहीं ना कहीं साइड से अपनी भूमिका निभाता है। और ये सब बात आपको समझना पड़ेगा कि किस थ्योरी पर काम करता है प्रेशर कुकर। तो देखेंगे उसको, फिलहाल आप ग्राफ खींचिए पहले। क्या हुआ? नहीं, डेफिनेशन से पहले इसको लिखिए। अच्छा, ये फिगर भी बनाएगा? अरे यहाँ तो पानी उबल रहा है, इसको नहीं बनाना है। अच्छा, इस पॉइंट को हम पी नोट कह दें इसको। बहुत करेगा तो एगो बर्तन बना लो। ये प्योर लिक्विड है और इसके वेपर प्रेशर को पी नोट मान सकते हो, और यहां से थोड़ा इसको गर्म कर दो। देखा, आग लग गया सो नीचे। एक्चुअल में रेड ब्लू ये सब मार्केट यूज नहीं करते हैं, रिकॉर्डिंग में वो स्पष्ट नहीं आता है, लेकिन तुम लोग तो समझ ही रहे हो सब बात। जो भी है, हमको फोटो वोटो उतना बढ़िया बनाने नहीं आता है। उतार लिए क्या इसको? अब यही सब चीज चाहिएगा ऑनलाइन पढ़ाई में तो नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग ऑफ था। लिखिए रे, देखे लिखेंगे टेम्परेचर एट विच, हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है ये। देखिए, एक बात सुन लीजिए आप, जब भी आपसे बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप इस ग्राफ के साथ इस बात को लिखेंगे। ग्राफ जैसे ही बनाएंगे ना, आपका डेफिनेशन पढ़ेगा भी नहीं, पूरा नंबर दे देगा। नहीं नहीं, वीवीआई भी नहीं है ये। देखिए, वैसा जो टर्म रहेगा ना वीवीआई, वो हम अपने बोल दिया करें, इसके लिए टेंशन में नहीं आना। लिखेंगे तो देखिए, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure, यहां लिखा हुआ है atmospheric pressure और external pressure, atmospheric pressure और external pressure is called
बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अब स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। यहां हम लिख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। लिख लिए। इसका भी 3 इफेक्ट है। इसका भी मतलब वेपर ये सॉरी बॉइलिंग पॉइंट को 3 चीज प्रभावित करता है। जो सबसे पहला है वह है एक्सटर्नल प्रेशर। तो 1 नंबर में लिखेंगे एक्सटर्नल प्रेशर। क्या हुआ? क्या हुआ? एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप नॉर्मली सेम ले सकते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर ही देखिए, जैसे ये वाटर है तो इसका जो बाहर का प्रेशर है यही ना इसका एक्सटर्नल प्रेशर होगा। अब देखिए आप जो बोलते हैं एटमॉस्फेरिक, यदि हम इस सुनिएगा ध्यान से, यदि हम इस बर्तन को बंद कर दें तो बताइए तो इस लिक्विड का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या कुछ और है? क्या समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अब इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वह ये वाला प्रेशर है, ना कि एटमॉस्फेयर वाला। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, जैसे ही आप किसी लिक्विड को बंद करते हैं उसका जो इंटरनल जो प्रेशर होता है वह प्रेशर 1 atm से स्लाइटली बढ़ जाता है तुरंत, इंस्टेंटली। और ये लगातार बढ़ता हुआ ही रहेगा जब तक उसमें वेपोराइजेशन होते रहेगा। तो इसीलिए हम एक्सटर्नल प्रेशर लिखे हैं। यदि तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो भी चलेगा। यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर से हमारा मतलब इस बात से है कि जिस प्रेशर में आप लिक्विड को रखे हैं, जैसे हो सकता है कि यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm पर रख दिए, हो सकता है 2 atm पर रख दिए हो, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर को आप 2 तरह से बदल सकते हैं, एक बर्तन को बंद करके, और दूसरा जैसे आप अर्थ सरफेस पर हैं, किसी हिल स्टेशन पर चले जाइए या नीचे धरती में नीचे चले जाइए, तो ऊपर चलने पर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ऊपर जाने पर घटता है, नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है। तो वैसे में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बात होगा, ठीक। क्या हुआ? कुछ बोलना चाह रहे हैं? खड़ा होके बोलिए। खड़ा होके नहीं बोल सकते तो बोलिए मत। एक्सटर्नल प्रेशर लिख दो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं, ब्रैकेट में नहीं, आप ये लिख दीजिए। दोनों का जो कंसेप्ट है एक ही है, हल्का सा अंतर है जो भी हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे थे। शुरू करें बताना? देखिएगा ध्यान से, अब लिखना नहीं है, ये सब बात को थोड़ा समझिए आप। एक बार फिर से इस बात को हम ग्राफ के द्वारा ही समझेंगे। नीचे हम लोग ले लेते हैं टेम्परेचर और यहां पर ले लेते हैं वेपर प्रेशर। मान लीजिए एक बर्तन हम लिए और इस बर्तन में पानी है भरा हुआ। इस पानी को एक बार हम नॉर्मल अर्थ सरफेस पर बॉईल करने का प्रयास करेंगे। इसी पानी को एक बार हम इस नॉर्मल सरफेस से ऊपर जाके बॉईल करेंगे और इसी पानी को एक बार हम इस अर्थ सरफेस से नीचे जाके बॉईल करेंगे। 3 जगह बॉईल करने का हम कोशिश कर रहे हैं और तीनों जगह जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वह डिफरेंट होगा। तुम दोनों खिस्सा कर रहे हो लगातार और हम लगातार देख रहे हैं, नीचे उतरेंगे थपिया देंगे दोनों को, समझ गया? नौटंकी नहीं। नॉर्मल अर्थ सरफेस पर का जो प्रेशर है वह 1 atm है। तो हम क्या करते हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना कंसीडर करते हैं, 1 atm। तो यह कौन सा सरफेस है, नॉर्मल अर्थ सरफेस।
अब जैसे ही हम अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर उठेंगे तो लगातार प्रेशर जितना ऊपर उठते जाएंगे प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर उतना ही डिक्रीज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो बताइए तो उस एक्सटर्नल प्रेशर को यहाँ कहाँ दिखाया जाएगा, इसके ऊपर या इसके नीचे? नीचे, नीचे में दिखाएंगे जी। यहाँ पर तो प्रेशर कम हुआ है ना, आप भले ऊपर उठे हैं लेकिन ग्राफ में तो आप ऊपर उठे हैं प्रेशर घट गया है, और ग्राफ में घटा हुआ प्रेशर कहाँ दिखेगा? नीचे। इसी सब में ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए ये कितना है 0.5 ATM, और अब आप धरती के नीचे बढ़िए गड्ढा करके, तो ये प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो ग्राफ में वो कहाँ दिखेगा? ऊपर। यानी हम 3 एक्सटर्नल प्रेशर पर, ये मान लीजिए कितना ATM है 1.5 ATM। अच्छा, यदि ये लिक्विड है तो लिक्विड का अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। मान लीजिए इसका अपना वेपर प्रेशर इतना है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? P0। वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है। अब हम क्या करते हैं, इस लिक्विड को एक बार गर्म करेंगे अर्थ सरफेस पर, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। तो जरा बताइए कि जब ये गर्म होगा तो गर्म होने के पश्चात सबसे पहले किस लाइन को टच करेगा? 0.5 वाले को। इसका मतलब यह हुआ कि ये इसी टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएगा। तो जरा आप बताइए कि यह पानी यदि धरती के ऊपर किसी हिल स्टेशन पर हम गर्म कर रहे हों तो एक्सटर्नल प्रेशर 0.5 पहुंचने पर ही ये बॉयल हो जाएगा। लेकिन यदि यही पानी को हम नॉर्मल अर्थ सरफेस पर गर्म करें जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर 1 ATM है, तो क्या ये इस टेम्परेचर पर बॉयल हो पाएगा? नहीं। हम इसको T0B लिख सकते हैं, लेकिन ये पहला कंडीशन था, ठीक है। तो इसको हम 1 2 करके लिखते हैं या अलग अलग करके? एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट रहेगा। हम बाद में वैल्यू लिख देंगे। अब मान लीजिए कि हम नॉर्मल अर्थ सरफेस पर गर्म कर रहे हैं, तब तो यही लाइन थोड़ा और ऊपर भागेगा, ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और यदि हम धरती के नीचे जाके गर्म कर रहे हैं तो यही लाइन थोड़ा और ऊपर उठेगा और ये यहाँ आ जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये बात गलत है। अब आप कहिएगा कि कैसे गलत है? आप कंडीशन नहीं बोल रहे हैं। वाटर देखिए, वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट 70 80 90 120 कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल अर्थ सरफेस पर ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो नॉर्मल जो अर्थ सरफेस है उस पर हमारा जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वह 1 ATM है। तो हम यहाँ पर उसको कितना डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी आपसे यदि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो आप 2 तरह का जवाब दे सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप कहेंगे कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए पागल कहे, लेकिन आप अपनी बात से उनको समझाइए कि अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक ही लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। हाँ, नॉर्मल अर्थ सरफेस पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बताइए, यहाँ पर हो सकता है ये 120 डिग्री सेल्सियस हो, और यहाँ पर मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस। यानी वाटर 80 पर भी बॉयल हो सकता है, 100 पर भी बॉयल हो सकता है, और 120 पर भी बॉयल हो सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक ही लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हुआ। क्यों? ड्यू टू डिफरेंट एक्सटर्नल प्रेशर। और आप देख लीजिए, जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा है। 0.5 पर 80, 1.1 पर 100, 1.5 पर 120। यहाँ से स्पष्ट है कि एक्सटर्नल प्रेशर के बढ़ने से लिक्विड का, सेम लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो सबसे पहले आप ग्राफ क्या खींचिएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिए। अब हम आपको थोड़ा प्रेशर कुकर का बात समझा दें। एक आदमी मान लीजिए प्रेशर कुकर में चावल पका रहा है, ये सीटी है, और एक आदमी ओपन बर्तन में पका रहा है। ये क्या किया कि पानी डाल दिया, चावल डाल दिया, ये भी पानी चावल डाल दिया, गर्म करना शुरू किया। गर्म करना जब शुरू किया तो ये बर्तन हो गया बंद हो गया, तो थोड़ा बहुत जो वेपराइजेशन हुआ होगा वो सब वेपर इसी में रह गया होगा। अब देखो, इस पर अभी भी 1 ATM का प्रेशर लग रहा है, तब भी 1 ATM का प्रेशर लग रहा था जिस समय इसको लिया गया था, और लगातार बनते रहेगा। इस पर हमेशा 1 ATM प्रेशर ही लगेगा, चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही आप बर्तन को बंद कर दिए किसी दूसरे फील्ड में, तो यहाँ पर बर्तन बंद हुआ तो यहाँ का एक्सटर्नल प्रेशर गया बढ़, क्योंकि इसका एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, क्योंकि आप बर्तन को बंद कर चुके हैं। यह वाटर का सरफेस एटमॉस्फेरिक
एयर के कांटेक्ट में नहीं है, अंदर वाला जो एयर बंद है उसके कांटेक्ट में है। तो यहाँ का मान लीजिए प्रेशर 1 एटीएम था, यहाँ का प्रेशर हो गया कितना एटीएम, 2 एटीएम। ये बढ़ के 5 एटीएम तक चला जाता है, 10 एटीएम तक भी चला जाता है। अब क्या हुआ कि ये क्या कर रहा है कि टेम्परेचर को जो है ये जो 2 एटीएम हुआ, तो 2 एटीएम होने के बाद गर्म हम लगातार करते जा रहे हैं और ये इसको बॉयल होने के लिए नहीं दे रहा है। हालांकि आपको बेहतर होगा पहले आप कुछ और बात समझिए, तब आप इस बात को समझ पाइएगा। अभी एक और इसका इंपॉर्टेंट बात समझाना बाकी है, अभी उतना बढ़िया से ये समझ में नहीं आएगा। पहले इसको उतारिए, अभी तुरंत समझा देते हैं। इसका एक बहुत ही कंसेप्चुअल बात है जिसके बिना ये बात समझाना मुश्किल है। इसका जो आप तीसरा स्टेटमेंट अभी लिखिएगा ना, वही तीसरा स्टेटमेंट पर निर्भर करता है वो वाला चीज़। तो पहले आप इसको उतार लीजिए, इसका सारा स्टेटमेंट लिख लीजिए। लिखाऊं? लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड increases with increase in external pressure. Boiling point of a liquid increases with increase in external pressure. नीचे एरो देखिए लिखेंगे, same liquid has different boiling point. Same liquid has different boiling point in different external pressure. In different external pressure. Same liquid has different boiling point in different external pressure. Next arrow. Boiling point of a liquid, boiling point of a liquid at 1 atm external pressure, boiling point of a liquid at 1 atm external pressure is called normal boiling point. Boiling point of a liquid at 1 atm external pressure is called normal boiling point. सुनिए, अब जब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करें ना कहीं भी, तो आप समझ लीजिए वो कितने एक्सटर्नल प्रेशर पर निकाला गया है, 1 एटीएम पर, जो नॉर्मल अर्थ सरफेस का प्रेशर है। नीचे एरो देंगे और लिखेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट of water
अब देखिए हम नॉर्मल जब बोल दिए तो 1 atm अपने आप में उसमें कंसीडर हो गया, तो ये बात सही है। लेकिन डायरेक्ट कहने की बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ये अधूरा बात, गलत तो नहीं कह सकते पूरी तरह, लेकिन अधूरा है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट एरो, बॉइलिंग पॉइंट, लिखिए लास्ट एरो, बॉइलिंग पॉइंट इज बॉइलिंग, सॉरी एक मिनट रुको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, boiling point of a liquid is maximum temperature at which temperature of that liquid can be measured। ये बात थोड़ा अटपटा आपको लगा होगा, लेकिन बेहद कंसेप्चुअल है, और इसी बात की हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड कैन बी मेजर्ड। थोड़ा ध्यान से सुनिए, देखिएगा इधर, पूरा का पूरा साइंस प्रैक्टिकल है। जितना ज़्यादा इमेजिनेशन करोगे, प्रैक्टिकल सोचोगे, उतना ज़्यादा बेहतर तुमको समझ में आएगा। कॉपी किताब कलम की भाषा में समझोगे, साइंस नहीं समझ में आएगा। देखिए इधर, ये एक बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है। अभी मान लीजिए इसका टेम्परेचर, हम इसमें एक थर्मामीटर डाल के छोड़ दिए और ये हमको बता रहा है कि अंदर का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सी। अब आप इसको गर्म कीजिए, गर्म कीजिएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, होगा वो 50, 60, 70, 80, 90, 100। जैसे ही 100 हुआ, नॉर्मल अर्थ सरफेस है, बर्तन खुला हुआ है, ये क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। और बॉयल जब होना शुरू करेगा, बॉयल जब होना शुरू कर दिया, तब आप क्या कीजिए, इसको और तेज गर्म करना शुरू कर दीजिए। अब बताइए इसका जो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है, ये क्या हो जाएगा आगे बढ़ के, 100 से अब नहीं बढ़ेगा, ये 100 से ज़्यादा होवे नहीं करेगा। यही हम एक्चुअल में कहना चाह रहे थे। हमने कहा 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है ना जी वाटर का, तो हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड कैन बी मेजर्ड। मतलब आप यहाँ से ज़्यादा इसका मेजरमेंट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। अब लग रहा होगा कि आपको ये तो अजीब बात है, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फिर बढ़ क्यों नहीं रहा है। ध्यान से सुनिए, जैसे ही लिक्विड का टेम्परेचर, जिस वाटर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से स्लाइटली ज़्यादा हो गया, वास्तव में वह अब आपके बर्तन में है ही नहीं, वह तो गैस बन के उड़ गया। और आपके बर्तन में जो है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से स्लाइटली कम है, क्योंकि अब जो देखो यहाँ का गर्म हुआ उड़ गया, ऊपर पर जो उतना गर्म नहीं था वो नीचे आ गया, फिर वो उड़ जाएगा। होगा क्या कि बहुत होगा ना, तो तुम यदि तेज कर दोगे ना इसके हीट देने का जो रेट है उसको, तो ये तेजी में वेपोराइज्ड हो जाएगा, लेकिन इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सी से बढ़ने वाला नहीं है। यानी बॉइलिंग पॉइंट तक ही आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता ही नहीं है, तो मेजरमेंट कैसे होगा। आई बात समझ में। अब यही थ्योरी अप्लाई हो जाता है चावल और जो भी बनाते हैं आप प्रेशर कुकर में। अब देखिए होता क्या है कि ये खुला बर्तन में जब चावल पक रहा है तो मैक्सिमम कितना डिग्री सी में चावल जाएगा, 100 डिग्री सी में जाएगा। लेकिन यदि आप इसको बर्तन को बंद कर दिए, जैसे ही बर्तन बंद हुआ तो ये इसको तो बॉयल होने देगा ही नहीं 100 पर। अंदर का एटीएम 5 हो गया है, मतलब 5 एटीएम एक्सटर्नल प्रेशर हो गया है। अब आप इसको गर्म लगातार करते जा रहे हैं, 100 गया, 100 पर ये उबलने दिया नहीं, चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 5। फिर आप गर्म कीजिए, फिर गर्म कीजिए, फिर गर्म कीजिए, तो वैसी स्थिति में लगातार इसका टेम्परेचर 100, 120, 130, 140, 200 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये टेम्परेचर को कंसीडर कर पाया, जो हीट आप दिए उसको एब्जॉर्ब कर सका ये। और जो चावल पक रहा है यहाँ पर, वह कितना डिग्री सेल्सियस पर पक रहा है, 200 पर, और यहाँ कितना पर पक रहा है, 100 पर। तो यहाँ पर धीरे धीरे चावल पकेगा, यहाँ पर जल्दी पक जाएगा। अब देखिए क्या होता है, जब आप लगातार टेम्परेचर दे रहे होते हैं तो लगातार वेपोराइजेशन होते रहता है और लगातार अंदर का प्रेशर बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर एक सीटी लगा हुआ होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना जल्दी पकने के लिए सीटी को ना दाब देते हैं, ऐसा गलती कभी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि प्रेशर कहीं गलती से ब्लास्ट कर जाएगा तो प्रेशर कुकर फटेगा, मुंह कान का तो क्या होगा उसका, तो उसके बारे में तो सोचिए ही मत। प्लास्टिक सर्जरी सब इलास्टिक हो जाएगा। सुनो ध्यान से, हम अब हमारी बात सुनिए आप। अब इसी कुकर में सुनो, इसी कुकर में जो ब्रांडेड कुकर होता है, वो थोड़ा हॉकिंस हो या जो भी हो, यूनाइटेड जो भी हो, हमको नहीं पता उतना, तो जो ब्रांडेड कुकर होता है ना, उसका कैलकुलेशन बड़ा तगड़ा होता है। क्या हुआ? बैठो तुम ऑफिस में। अब अंदर का प्रेशर 5 ATM हुआ, 10 ATM हुआ, 20 ATM हुआ, तो वो क्या करता है ना कि पूरा कैलकुलेशन कर लेता है कि ये जो स्ट्रेंथ है प्रेशर कुकर का, ये कितना प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है, और उसी हिसाब से सीटी का वेट डालता है, ताकि जितना तक बर्दाश्त होगा उतना तक ठीक है, और उसके बाद यदि उससे ज़्यादा होने लगा तो वो जो सीटी है वो अपने आप उठ जाएगा। लेकिन जो ऑर्डिनरी कुकर सब रहता है, इसका तो ये कैलकुलेशन कुछ रहता है नहीं, इंजीनियर कोई वैसा कुछ तो है नहीं कि कैलकुलेशन करेगा। वो क्या करता है, 100 ग्राम का बनाना चाहिए तो बना देगा 200 ग्राम का सीटी। कुछ दिन तक चला, उसके बाद पता चला कि थोड़ा सा भी यदि स्ट्रेंथ इसका घटा तो सीधे ब्लास्ट कर जाता है। इसीलिए प्रेशर कुकर वगैरह जब भी लेना चाहिए तो ढंग का ही लेना चाहिए, सस्ता के फेरा में जान गंवाना नहीं चाहिए। इसका फैक्टर केवल एक ही हुआ है, अभी इसका 2 फैक्टर बचा हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें।